हेलो दोस्तों, दीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा राष्ट्रपति का आज सेकंड वीडियो है और पहला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, ये हम लोग का राष्ट्रपति वाला टॉपिक चल रहा था और राष्ट्रपति का ये आज मेरा सेकंड वीडियो है। तो हम लोगों ने इसके पहले जो भी कुछ देखा, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के नेक्स्ट क्या नाम है टॉपिक के बारे में। तो राष्ट्रपति का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या थी इसमें? राष्ट्रपति की योग्यताएं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है ये आपका आर्टिकल 58 में है। यानी राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। और राष्ट्रपति के पास कौन सी योग्यताएं और होनी चाहिए? इसमें सेकंड योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, ये उसके बाद दूसरी योग्यता होनी चाहिए। यानी हमने ये कहा कि राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में। और दूसरा पॉइंट हमारा है कि वह भारत का नागरिक हो। एक चीज और है, इसमें एक शब्दों में कहा है कि वह भारत का नागरिक हो, तो यहीं पे आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। एक पॉइंट है कि जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भारत के आप जन्म से नागरिक हो। यानी कहने का मतलब अगर किसी की माँ कहीं विदेश में बच्चे को जन्म दी है और वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगर वो भारत की नागरिकता हासिल कर लेता है तो भी वह भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये तो था हमारा क्या दूसरा पॉइंट। हमने बताया राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 58 में। दूसरा पॉइंट यह है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। इसमें नोट पे हमने लिख दिया जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल या 35 से एबव। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है भारत सरकार राज्य सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण। भारत सरकार, राज्य सरकार और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद
लाभ का पद ना धारण करता हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं आर्टिकल 58 में है और वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। नोट में हमने बताया कि जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। और तीसरा पॉइंट हमने कहा कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट हमने क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आपको अगर लड़ना है, ठीक है, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ना है आपको, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो लोकसभा चुनाव की जो योग्यताएं होनी चाहिए वही योग्यता राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। यानी अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें जो जो योग्यताएं मांगी गई है वही योग्यता राष्ट्रपति के पास भी होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी चीज हमने बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद आप धारण ना करते हो। लाभ का पद का मतलब ये है कि आप अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, भारत सरकार से कोई सैलरी ले रहे हैं या राज्य सरकार के अधीन कोई आप नौकरी कर रहे हैं और राज्य सरकार से कोई सैलरी ले रहे हैं या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं, तो आप उसको लाभ का पद माना जाता है। तो इस कंडीशन में आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ये भी आपको बताया कौन सा लाभ का पद नहीं माना गया है, इसको हम लाभ का पद नहीं मानते हैं। तो लाभ के पद में तो हमने यहाँ अगला पॉइंट ये बताया कि लाभ का पद नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो भैया किसे नहीं माना जाता है? अगर आप राष्ट्रपति हो, दूसरा पॉइंट उपराष्ट्रपति हो और तीसरा पॉइंट राज्यपाल हो और संघ के अगर आप मंत्री हो, संघ के मंत्री और राज्यों के अगर आप मंत्री हैं, तो ये लाभ का पद नहीं माना जाता। यानी कहने का मतलब अगर आप राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत हैं और पुनः दोबारा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये लाभ का पद नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमने क्या बताया, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। लेकिन इसमें हमने नोट में ये भी बताया कि जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। अगला पॉइंट हमने ये बताया कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। यानी जो लोकसभा का चुनाव जो बंदा लड़ता है, ठीक है, उसके पास जो योग्यता होनी चाहिए, तो अगर आपको राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ना है तो वही योग्यता आपके पास होनी चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, फिर ये भी बताया गया कि लाभ का पद नहीं माना जाता। कौन सी चीज पे? अगर आप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, संघ के मंत्री हैं और राज्यों के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट यहां है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। जमानत राशि, अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है तो आपके पास जमानत राशि आपको कितनी जमा करनी पड़ेगी? तो जमानत राशि आपको कितना जमा करना है? 15,000 रुपए। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो चुनाव आयोग आपसे कितनी राशि जमा करवाती है, जमानत राशि? ठीक है, कितना हजार रुपए? 15,000 रुपए। दूसरा पॉइंट हमको क्या है कि 50 क्या होना चाहिए आपके पास? प्रस्तावक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 ही क्या होना चाहिए? अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और क्या होना चाहिए? 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा संसद के दोनों सदनों में से
यानी लोकसभा और क्या, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो जमानत राशि है 15,000 रुपए, यहां आप नोट में ये लिख लीजिएगा, नोट में ये जो राशि थी 1997 के पूर्व, 1997 के पूर्व 2500 रुपए थी, 2500 रुपए थी। यानी 1997 के पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि लगती थी वो कितनी लगती थी, 2500 रुपए। और यहां पे नोट में आप लिख लीजिएगा कि 1997 के पूर्व प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते थे, 10 और 10 होते थे, 10 और 10 होते थे, यानी 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। यानी कहने का मतलब 1997 के बाद चुनाव आयोग ने यह तर्क दिया कि कुछ ऐसी पार्टियां होती थी जो छोटी छोटी पार्टियां होती थी, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती थी, जिससे चुनाव आयोग को काफी समय, उनको भी पता था कि मैं चुनाव जीतूंगा नहीं, ठीक है, तो उनको भी ये सारी चीजें प्रक्रियाओं से निपटना पड़ता था। इसलिए 1997 के बाद चुनाव आयोग ने क्या किया कि उसकी जमानत राशि यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि जमा की जाती थी उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और 1997 के पूर्व जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपए। 1997 के पहले प्रस्तावक और अनुमोदक कितने लगते थे, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक लगते थे। लेकिन वर्तमान में जमानत राशि कितनी है, वर्तमान में जमानत राशि 15,000 रुपए, और वर्तमान में प्रस्तावक कितने, 50, और वर्तमान में प्रस्ताव अनुमोदक कितने, 50। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग ने देखा क्या कि राष्ट्रपति की योग्यताओं में, यानी राष्ट्रपति की योग्यता किसमें दी गई है, आर्टिकल 58 में। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। हमने नोट बताया कि जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। हमने तीसरा पॉइंट बताया कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपकी एज क्या हो, या तो 35 होना चाहिए या 35 से ऊपर। दूसरा हमने अगला पॉइंट बताया कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। अगला पॉइंट हमने ये बताया भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो। अगला पॉइंट हमने ये बताया कि लाभ का पद नहीं माना जाता है किसे भैया, अगर आप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, संघ के मंत्री हैं, संघ मतलब केंद्र सरकार में अगर आप मंत्री हैं या राज्यों में कहीं पे मंत्री हैं तो लाभ का पद नहीं माना गया है। हमने ये भी बताया कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो चुनाव आयोग आपसे कितनी जमानत राशि लेती है, 15,000 रुपए, यानी वर्तमान में कितने हजार, 15,000, और 1997 के पूर्व कितना, 2500 रुपए। हमने ये भी बताया कि वर्तमान में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और ये भी बताया हमने कि यही 1997 के पूर्व प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते थे, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। तो क्लियर है इतना, तो हम आगे फिर देखते हैं। इतना मैं क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो कुल वैध मत होते हैं, कुल वैध मत का 1/6 भाग मत, यानी कुल वैध मत का 1/6 भाग मत ना प्राप्त कर पाने पर, ना प्राप्त कर पाने पर जो जमानत राशि होगी, जो जमानत राशि होगी वह जब्त हो जाएगी, यानी कहने का मतलब अगर आप 1/6 मत, यानी जितने वैध मत पड़े हुए हैं, ठीक है, कुल वैध मतों का अगर आप 1/6 मत नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है,
तो चुनाव आयोग आपकी जमानत राशि को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। यानी जमानत राशि कितनी थी हमारे पास, जमानत राशि थी, जो जमानत राशि थी हमारे पास कितनी थी, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए ने जब आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, जब आपने जमानत राशि जो जमा की है, तो उसमें से अगर आप 1/6 मत अगर आप प्राप्त नहीं किए हैं, तो वो जमानत राशि 15,000 रुपए चुनाव आयोग क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आप संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, आप इन चारों में से किसी के भी सदन का आप सदस्य नहीं होंगे। अगर आप सदन के सदस्य हैं, ठीक है, तो चुनाव जीतने के बाद आपको कि इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको पद से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं, यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, तो पद ग्रहण की तिथि से यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, यानी हमने कहा कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह सदस्य है, यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन में क्या होगा, रिक्त होगा। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है और वह पहले लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य है और उसने क्या किया, राष्ट्रपति के चुनाव में भी नॉमिनेशन किया और वह राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया, जीत गया। तो जिस तिथि से वह क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, उस तिथि से ही लेकर के उसका उस सदन में स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, तो क्या ये सारी चीजें थी हमारे पास, क्या राष्ट्रपति की क्या थी, योग्यताएं। हमने योग्यताओं में बताया कि कुल वैध मत का अगर 1/6 मत अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। और हमने फिर बताया कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन में क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या है, अनुच्छेद 57 के अनुसार, अनुच्छेद 57 के अनुसार
अनुच्छेद 57 क्या करता है, ये री इलेक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन के बारे में बताया गया। तो री इलेक्शन में क्या कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन मतलब री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन यानी री इलेक्शन के लिए योग्य है, यानी आर्टिकल 57 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः यानी री इलेक्शन के लिए क्या है, योग्य है। आपके संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक नोट में ये लिखेंगे कि जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो बार मतलब 1952 एंड 1956, यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो बार 1952 तथा 1957 में राष्ट्रपति 1957 में राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, तो आर्टिकल 57 में बताया ये गया कि भैया आप री इलेक्शन यानी आप एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें री इलेक्शन के बारे में बताया गया। हमने ये बताया कि हमारे यहाँ भारत में कि प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अब तक के एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति हैं जो दो बार चुनाव जीते थे, एक 1952 में और एक 1957 में। लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, मान लीजिए कोई रामू नाम का कोई व्यक्ति है और वह एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, फिर एक बार और राष्ट्रपति का वो चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका में कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति दो बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव एक बार से अधिक लड़ सकता है, एक बार लड़े, दो बार लड़े, तीन बार लड़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, तो ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या है, री इलेक्शन के बारे में है। री इलेक्शन मतलब कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो भैया हमारे यहाँ प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
वो अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अभी तक 2 बार चुनाव लड़े थे, ठीक है, और दोनों बार चुनाव जीत गए थे, एक 1952 में और एक 1957 में। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के कौन कौन से लोग वोटिंग करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आर्टिकल किसमें है, ये आर्टिकल हमारा है 54, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसमें दिया गया है, आर्टिकल 54 में दिया गया है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, यहां हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो भैया यहां पे एक इसमें स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहां देखिए, ये है आपका भाई साहब क्या, संसद, ठीक, ये आपका क्या है, संसद, और ये आपका यहां पे क्या है, विधान मंडल। राज्यों में विधान मंडल होते हैं और पूरे भारत में हमारे क्या है, एक संसद है, ठीक। इस संसद में 2 सदन होते हैं, इस संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक होता है लोकसभा और एक हमारा होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक हमारा होता है राज्यसभा। विधानमंडल में हम लोग आएंगे तो विधानमंडल में 2 सदन, एक तो होते हैं क्या, विधानसभा, और दूसरा हमारा होता है क्या, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद टोटल हमारे प्रदेश यानी हमारे देश में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद कार्य कर रही है और बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अब लोकसभा में जो हमारे पास जो निर्वाचित सदस्य है, इसमें 543 यहाँ पे क्या है, निर्वाचित सदस्य है। राज्यसभा में क्या है, 233 क्या है, निर्वाचित सदस्य है, और प्लस यहाँ पे 12 क्या है, मनोनीत, 12 क्या है, मनोनीत है, ठीक। 543 सदस्य लोकसभा में और राज्यसभा में 233 सदस्य और प्लस क्या है, मनोनीत है। अब हर राज्यों की विधानसभा होती है, हमारे पास टोटल 28 राज्य है और इन 28 राज्यों की अपनी क्या होती है, विधानसभा होती है, ठीक है। तो ये जो लोकसभा होंगे, लोकसभा में अब यहां पे क्या है, जो निर्वाचक मंडल दिया गया, तो निर्वाचक मंडल में हम लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य क्या, 543 सदस्य, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या, 233, और मनोनीत को इसमें हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं करते, ठीक है। यानी मनोनीत सदस्य को कहीं भी राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा चीज, हम लोग जब विधानमंडल राज्यों में क्या आते हैं, तो विधानसभा होती है, तो हर राज्य की अपनी अपनी क्या होती है, विधानसभा होती है, उसकी सीटें होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम मान लें तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं और ये निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। और विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया गया है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद को नहीं सम्मिलित किया गया है, ठीक है। यानी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यानी विधान परिषद,
ठीक है, विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब विधानसभा क्या होंगी, यानी टोटल 28 राज्य है और हमारे पास 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक दिल्ली और एक पांडुचेरी। यहाँ की जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि विधानसभा यानी 2800 राज्यों की जो विधानसभा है वो भी क्या करती है, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। तो हमारा यहाँ क्या निकल करके आया, ये हम लोग ये देखेंगे, इसको हम क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ये देखना चाहते हैं कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों, यानी दोनों सदनों मतलब लोकसभा और क्या, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के, यानी दोनों सदनों के मतलब लोकसभा एंड क्या, राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि राज्य की जो विधानसभा है, यानी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने ये बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल ये आर्टिकल 54 में है। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यहाँ पे कौन कौन